तत्वमसी दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन ये बताएंगे कि नॉर्मलाइजेशन में एक्चुअल में होता कैसे है और आपको मार्क्स एग्जाम में मिलते कैसे हैं। ठीक है, किसी भी एग्जाम होता है तो वो 2 से 3 या 4 शिफ्ट में या मैक्सिमम शिफ्ट में एग्जाम होता है। जैसे रेलवे या एसएससी का जब एग्जाम होता है तो ये कंटिन्यू, या डीएसएसबी का एग्जाम होता है, या किसी भी स्टेट लेवल का एग्जाम होता है तो 4 से 5 दिन या 15 दिन तक एग्जाम चलते हैं। तो उनके तो बहुत सारे शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो उस शिफ्ट में जो एग्जाम में नॉर्मलाइज करके नंबर मिलते हैं तो वो नॉर्मलाइजेशन नंबर कैसे आता है और कैसे सिस्टम जो है वो नॉर्मलाइजेशन नंबर निकाल के आपके नंबर में जोड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए जो मुझे पता है कि किस तरह से नॉर्मलाइजेशन निकलता है तो वो सोच रहे हैं कि आपको भी बता दें, क्योंकि हमने अपने दोस्त को भी समझाया है, क्योंकि उसको बहुत सारे कन्फ्यूजन थे, उसको नहीं पता हो पा रहा था कि एक्चुअल में नॉर्मलाइजेशन नंबर कैसे निकलते हैं। ठीक है, उस बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर देख चुका था वो, तब भी उसको कन्फ्यूजन था, तो बातचीत में से बात निकल गई तो हम कह लाओ तुमको समझा देते हैं। ठीक है, तो उसको समझाया तो उसने मुझे रिकमेंड किया कि आप तुम जो है वीडियो बना करके अपने चैनल पर डाल दो। हालांकि मुझे कोई इरादा नहीं था नॉर्मलाइजेशन का वीडियो बनाने का, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आप तक ये पहुंच जाए, शायद आप समझ जाए, शायद नहीं, मुझे 100% उम्मीद है कि आप अभी तक नहीं समझे होंगे कि नॉर्मलाइजेशन होता कैसे है, ये आपको 100% जो है समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए इसमें एक्चुअल में है क्या। सबसे पहले तो नॉर्मलाइजेशन किन किन फैक्टर पर निर्भर करता है। ये बात सत्य है कि नॉर्मलाइजेशन किन किन फैक्टर पर निर्भर करता है। अगर आपको अभी तक इस बात की जानकारी नहीं है तो जब भी आगे फॉर्म भरिएगा तो उसको इस बात को ध्यान में रख कर फॉर्म भरिएगा कि कहाँ पर कितनी सीटें हैं। जैसे हमने आपका 4-5 नोट्स लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें ये वही पेज है जिस पर हम अपने दोस्त को समझाए थे, वो रात को पेपर देने आया था यारो आर का। तो देने के बाद जो आदमी जनरली जो है वीडियो देखता है यूट्यूब पर, तो वो इसी बात को लेकर के छेड़ दिया था। तो उसको ये 2 पेज पर हमने पूरा प्रोसेस से समझाया था कि एक्चुअल में नॉर्मलाइजेशन होता है कैसे, और उसको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया। तो उसने ही कहा है कि वीडियो बनाकर डाल दो, तो हमने वादा किया है उससे कि चलो ठीक है डाल देंगे। फिर उसने कहा कि डालना तो हमें भी व्हाट्सएप करके भेज देना ताकि हम भी देख लेंगे तुमने डाला है कि नहीं डाला। हमने कहा ठीक है, तो वो डाल दिए। तो देखिए इन किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। सबसे पहले ये बात सुन लीजिए, सबसे पहले सीटों की संख्या, यानी अगर किसी भी कोई जोन वाइज पेपर हो रहा है, जोन वाइज वैकेंसी आई है, तो उसमें ये देखिए कि कहाँ पर कितनी सीटें हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ स्टूडेंट की कैटेगरी। स्टूडेंट की कैटेगरी यानी आप किस कैटेगरी के हैं। ठीक है, उस कैटेगरी में किस जोन में कितनी सीटें हैं ये आप जरूर डिसाइड कीजिए। जहाँ पर मैक्सिमम नंबर्स हैं, संख्या है आपकी कैटेगरी का, तो कोशिश कीजिए वहाँ पर फॉर्म भरने की। ठीक है, दूसरी चीज़ है स्टूडेंट, परीक्षा में स्टूडेंट की संख्या है। यानी देखिए फॉर्म तो जैसे 4 लाख 5 लाख किसी का भी भरे जाते हैं, लेकिन एग्जैक्ट आपको जो पेपर देने जाते हैं 50% या 40-45 इस तरह से कैंडिडेट पेपर देने जाते हैं। तो वहाँ पेपर कितने कैंडिडेट दिए हैं, भरे कितने हैं, इससे कोई डिपेंड नहीं होता, कोई मायने नहीं रखता है। एग्जाम कितने दिए हैं ये मायने रखता है। ठीक है, दूसरी चीज़ तो ये चीज़ें हो गई आपकी। तीसरी चीज़, चौथी चीज़ होगी प्रश्न की डिफिकल्टी लेवल, यानी आपके प्रश्न जो हैं वो कितने डिफिकल्ट हैं, उसका लेवल क्या है। ठीक है, ये इस पर भी डिपेंड करता है। चौथा छात्र की परफॉर्मेंस पर, यानी किस शिफ्ट में कितने अच्छे मार्क्स किन छात्रों का आए हैं, इस परफॉर्मेंस पर भी डिसाइड होता है। तो इसमें से 2 ऐसी चीज़ें हैं जिस पर आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पेपर के बाद का निर्णय लेने वाला चीज़ है। एक है कि डिफिकल्टी लेवल, यानी प्रश्न का डिफिकल्टी लेवल, ये तो आप तभी बता सकते हैं जब पेपर देने जाएंगे। दूसरा छात्र का परफॉर्मेंस, ये भी तब भी आप बता सकते हैं जब एग्जाम दे के आएंगे तो आपका परफॉर्मेंस क्या रहा है तब बता सकते हैं। इसमें से 3 ही ऐसी कैटेगरी है, जब फॉर्म भरे तो आप इस चीज़ को देख कर जाए। सीट की संख्या जरूर देखें। दूसरी चीज़ स्टूडेंट अपनी कैटेगरी देखें, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। तीसरी स्टूडेंटों की संख्या, तो ये भी थोड़ा सा मुश्किल है पता लगाना, तो 2 चीज़ें जरूर देख के जाएं। आप 3 ना देख के जाएं तो 2 चीज़ को जरूर जज करें। सीटों की संख्या जरूर देखें, ठीक है, कितनी है ये पता चल जाता है, लेकिन सबसे जरूरी है स्टूडेंट की कैटेगरी आप जरूर देख के किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं और आप किस कैटेगरी से हैं वो जरूर देख के जाइए। ठीक है, तो चलिए ये मोटा मोटी आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कि एक्चुअल में होता कैसे है, नॉर्मलाइजेशन नंबर कैसे आपको मिलते हैं। ठीक है, जैसे शिफ्ट 1, 2, 3 ये 3 शिफ्ट का हमने लिया है। मान लीजिए 3 शिफ्ट में स्टूडेंट यानी उम्मीदवार 5 है, 1, 2, 3, 4, 5 यानी 5 स्टूडेंट है। और ये शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट का 5 स्टूडेंट का नंबर है 60, 50, 45, 65 और 55। ठीक है, दूसरे शिफ्ट के 5 स्टूडेंट का नंबर है 100, 80, 70, 90, 80, 85। तीसरे शिफ्ट का है 90, 95, 60, 75 और 80। ठीक है, ये 3 शिफ्ट के 5 स्टूडेंटों का नंबर है, यानी टोटल कितने स्टूडेंट हो गए आपके 15। ठीक है, एक शिफ्ट में 5-5 स्टूडेंट नंबर एग्जाम दिए हैं, उनके ये मार्क्स हैं। तो सबसे पहले करता क्या है, जब नॉर्मलाइजेशन नंबर निकलता है कंप्यूटर बेस पे, तो कंप्यूटर सबसे पहले करता क्या है, पहले शिफ्ट का मीन निकालेगा, यानी माध्य निकालेगा। तो माध्य आपको अगर निकालने आता है तो देखिए, पहले शिफ्ट का माध्य निकालने का मतलब कि पूरे नंबर को जोड़ के और जितने कैंडिडेट हैं उन संख्या से डिवाइड करके मीन निकाल लेगा। तो ये 55 आ गया इसका। उसी तरह से सेकेंड शिफ्ट का निकालेगा, तो हमने सेकेंड शिफ्ट का निकाला तो उसका आ गया 85। ठीक है,
ये फर्स्ट शिफ्ट का मीन है, ये सेकेंड शिफ्ट का मीन है। फिर दोनों के फर्स्ट और सेकेंड का डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। तो हमने फर्स्ट और सेकेंड मीन का डिफरेंस निकाला तो 30 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये ध्यान मत दीजिएगा कि ये बड़ी वैल्यू है, छोटी वैल्यू है, तो यहाँ माइनस आएगा, इस तरह से यहाँ मत जज कीजिएगा, ठीक है। बस इतना मान लीजिए कि 30 वैल्यू आ गया, ठीक है, क्योंकि इसके वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक। अब एक फार्मूला देता है वो, जब भी ये बात करेगा कि इस एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस अपनाया जाएगा तो उसमें क्या करता है, आपको ये फार्मूला देता है। ये फार्मूला है, आपको देखते हुए बहुत आपको एकदम ब्रेन जो है समझ नहीं पाता है कि ये फार्मूला कैसे है, क्या शिफ्ट है इसकी। तो ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, हमने जो प्रोसेस अपनाया, देखिए सबसे पहले इसको कैलकुलेशन करते हैं। जो हमने ये सर्कल में लिया हुआ है इसको कैलकुलेट करेंगे, तो इसमें जो है आप ये देखिए, जो ये mtg है इसको x है, यानी ये mgt यानी बार mgt है, जो ये आपकी वैल्यू है। एक्चुअल में आपने उस पेपर में कितने मार्क्स गेन किए, कितने मार्क्स लेकर आए हैं, ये आपकी वैल्यू है। उसके बाद ये जो है ना mqg, ये मीन वैल्यू है, यानी उस 5 लोगों में सबसे मिनिमम किसकी वैल्यू है, उसकी है। और ये जो है बार mti, ये मैक्स वैल्यू है, और ये भी जो है miq, ये मीन वैल्यू है, यानी उस 5 लोगों में सबसे मिनिमम किसका है और सबसे मैक्सिमम किसका है, ठीक है। उसी तरह से ये है और ये है, और ये जो है आपका डिफरेंस वाला है, ये आपका यहाँ पर है, ठीक है। दोनों के मीन्स का डिफरेंस है, वही वैल्यू ये है, और ये जो है एक्चुअल में आपकी वैल्यू है, यानी आपने कितने मार्क्स लेकर के आए हैं एग्जाम में, वो ये आपका है mggm, ठीक है, ये आपकी वैल्यू है। तो हमने क्या किया, जैसे हमने मान लिया x मैक्सिमम इक्वल टू 65, यानी उस 5 कैटेगरी में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर जिसके हैं उसका हमने उसका ले लेगा वो, ठीक है, कंप्यूटर उसका ले लेगा। फिर उस 5 लोगों में जिसका सबसे मिनिमम वैल्यू है, कंप्यूटर उसका ले लेगा, ठीक है। उसके बाद आपका नंबर उसमें पुट कर दिया जाएगा, ठीक है, कि इस कैंडिडेट का इतने नंबर है, तो इस तरह से पुट कर दिया। तो अब वो कैलकुलेट करेगा, कंप्यूटर कैलकुलेट कैसे करेगा, नॉर्मलाइज्ड करेगा, यानी आपका वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, यानी उस 5 लोगों में जिनका मिनिमम वैल्यू लिया है उसका, फिर मैक्सिमम वैल्यू जो लिया है उसका, और उसके बाद फिर मिनिमम वैल्यू, ये कैलकुलेट करेगा कंप्यूटर। तो नॉर्मलाइज्ड आ जाएगा 0.75, ठीक है। अब ये 0.75 किसका वैल्यू है, इसका वैल्यू है, कंप्यूटर इसका निकालेगा और फिर इसमें मल्टीप्लाई करेगा, यानी ये जो चीज़ें हैं ये वाली चीज़ें हैं, यानी दोनों का डिफरेंस निकाल के ये निकाला। तो ये 0.75 इंटू 30 यानी 2.5, यानी ये नॉर्मलाइज्ड है। ये अब 22.5 जो नंबर है ये सभी लोगों में क्या होगा, जुड़ेगा, जितने भी कैंडिडेट हैं उनमें सब में जुड़ेगा। तो हमने क्या किया, अब नॉर्मलाइजेशन नंबर, यानी आपका नंबर 60 नंबर था, ये 60 नंबर था, अब उसमें नॉर्मलाइज्ड नंबर कितने आ रहे थे, 22.5, तो 22.5 आपके 60 नंबर में जोड़ दिए जाएंगे, और जो नंबर आएगा वही नॉर्मलाइजेशन नंबर है, उसी के बेस पर आपका कट ऑफ बनेगा, और किसी भी एग्जाम का कट ऑफ बनता है, ठीक है। तो यही एक नॉर्मल सा नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, जिसको देखो उसको समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारे वीडियो हैं, तमाम वीडियो हैं, लेकिन फिर भी कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है लोगों का। तो ये हमें उम्मीद है कि आज के बाद से जो ये वीडियो को देख लेगा उसका कन्फ्यूजन किसी भी तरह का कोई नहीं रहेगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, यही है, बहुत सिंपल है, इसमें कोई बहुत बड़ा समझने वाली कोई चीज़ है नहीं। थैंक यू, धन्यवाद। और एक चीज़ लास्ट में मैं भूल गया, नॉर्मलाइजेशन का आविष्कार किसने किया था, आपको पता है, पता है आपको, चलिए बताते हैं। ये व्यक्ति, इस व्यक्ति ने नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला दिया था, ये वाला, कार्ल आर मेन, जिनका नाम क्या है, कार्ल आर मेन। मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, ठीक है। ये कार्ल आर मेन, इन्होंने ही नॉर्मलाइजेशन का ये फार्मूला दिया था, और इन्हीं के फार्मूले से हर एक एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस अपनाया जाता है, नॉर्मलाइजेशन वैल्यू निकाली जाती है, और उस बेस पर आपका कट ऑफ बनता है, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता तो इसको याद कर लीजिए, हो सकता है एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिल जाए, क्योंकि देखिए जब पेपर सेट जो करता है उसके दिमाग का कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। अगर उसके दिमाग में ये क्वेश्चन फंस गया कि नॉर्मलाइजेशन तो हर एक एग्जाम में हो रहा है, तो अगर उसने सर्च कर ली कि नॉर्मलाइजेशन का जो आविष्कारक किसने था, तो 100% है कि ये क्वेश्चन को किसी न किसी एग्जाम में वो डाल देगा, ठीक है। तो इसलिए इसको ध्यान रखिएगा, और नहीं तो अपने दोस्तों में इसकी चर्चा कीजिएगा, पूछिएगा ये बताओ नॉर्मलाइजेशन का आविष्कारक कौन है, ठीक है। जय हिंद, धन्यवाद।